हे गाइस, दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में ना भाई देखो, ला लीगा के अगर हम कल दो बड़े क्लब्स की बात करें, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, दोनों के रिस्पेक्टिव मैच का जो रिव्यू है ना, वो एपिसोड के थोड़े आखिरी में करेंगे। तो इत्मीनान से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वहां पर कुछ सवाल भी हैं और कुछ उसके जवाब भी हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कंट्रोवर्सीज की बात करें तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो सेल है ना, उसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं ना, उसके साथ साथ अब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी आ रही है। और शायद से अगर फैंस के अगर रूमर्स की बात करें या फिर उनके अजम्पशंस की बात करें तो भैया प्रोपागेंडा भी चल रहा है मीडिया से। अगर हम पर्टिकुलरली इंग्लिश मीडिया की बात करें, अब तुमको सबसे पहले कहानी समझानी पड़ेगी। देखो, अगर हम फ्राइडे 10 बजे की बात करें तो ये वो डेट और वो तारीख थी जब यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए जो फाइनल बिड्स आने वाली थी ना, वो फाइनलाइज थी। उसके बाद कोई बिड्स एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। अब देखो, यहां पर मोटे मोटे तौर पे दो बड़ी पार्टीज थी, चाहे हम सर जिम रैटक्लिफ की बात करें और यहां पर शेख जिसिम अल थनी की बात करें। और उसके बाद माइनर इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी सारे अमेरिकन इक्विटी के फर्म्स थे वगैरह वगैरह, उनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर अब अगर रिसेंटली बात करें, जिसमें बीबीसी की रिपोर्ट की बात करें, यहां पर अगर हम टेलीग्राफ की रिपोर्ट की बात करें, गार्जियन की रिपोर्ट की बात करें, या फिर कल अगर हम ट्विटर स्पेस पे जब बेन जेकब्स यहां पर अब ब्रीफ कर रहे थे इस पूरे मसले को, तो उन्होंने काफी एक्सपोजिंग कह सकते हैं या फिर एक काफी सरप्राइजिंग चीज ये कही कि भैया देखो, ऐसा है कि रेस में चाहे फैंस की अगर पॉपुलरिज्म की बात करें, चाहे फैंस के कम्युनिटी फोरम के डिस्कशन की बात करें, चाहे हम इस चीज को लेकर बात करें कैसे शेख जसीम यानी कि कतर के अगर हम टेक ओवर की बात करें, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस चाहता है कि भैया कतर ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदे, क्योंकि ना ही सिर्फ उनके पास पैसा है बल्कि एक्चुअली में उनके पास एक प्लान है जिसमें डेफिनेटली पैसों की कमी तो है नहीं। लेकिन यहां पर उन्होंने ये चीज कंफर्म किया कि भैया शेख जसीम ने जो वैल्यूएशन डाली है ना, वो 5 बिलियन भी क्रॉस नहीं करती। अब वो 5 बिलियन क्रॉस इसलिए करती है क्योंकि देखो, अब तुमको इसको एग्जांपल के तौर पे समझाना पड़ेगा। जब चेल्सी बिकी थी तो उस टाइम पे रोमन अब्रामोविच ने साफ कर दिया था, तो कहते थे देखो यार, मैं तो मेरी जिंदगी पूरी की पूरी डेडिकेट कर दूं इस चेल्सी क्लब को, लेकिन ये पूरा वॉर और ये पॉलिटिक्स के चलते मेरे को ये लपेट रहे हैं और उस चक्कर में मेरे को चेल्सी को सेल करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज मेक श्योर करी थी कि भैया ऐसा है कि अगर मेरे को 2.5-3 बिलियन भी कोई चेल्सी क्लब के लिए दे रहा है ना, ठीक है, लेकिन मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर ये है कि मेरे से खरीदने के बाद कोई चेल्सी में कितना पैसा लगाएगा। और ऐसे में यहां पर तमाम, जब यहां पर इसमें सर जिम रैटक्लिफ भी थे जो चेल्सी खरीदने में इंटरेस्टेड है, लेकिन फाइनली जब टॉड बोहली ने यहां पर ये चीज कंफर्म करा कि देखो भाई, हम चेल्सी भी खरीदेंगे और उसके बाद लगभग पैसा भी लगाएंगे, जो कि सच भी हो गया, 600 मिलियन लगा दिए, तब जाकर यहां पर रोमन अब्रामोविच ने कहा कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, इसको सेल कर देते हैं। और इसको कहते हैं प्लेज, कि आपने प्लेज लिया है कि जब क्लब आप खरीद लोगे तो उसके बाद आप कितना पैसा लगाओगे, चाहे आप ट्रांसफर्स की बात करो, चाहे आप सेल्स की बात करो, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स की बात करो, मतलब कुछ भी हो, आपने जो आपकी जेब से क्लब के इंप्रूवमेंट के लिए जितना भी पैसा आएगा वो प्लेज के लिए जाता है। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो देखो, ये चीज यूनाइटेड के लिए इंपॉर्टेंट है पर ग्लेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब रोमन ने करा, वो उसका बड़ा बड़प्पन है, उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि उसको करना ही पड़ेगा। और यही ग्लेजर्स में है भाई, ग्लेजर्स को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे। ये तो बस ये है कि हाँ, मैनचेस्टर कल को कतर आके कह देता है कि देखो, हम 4 बिलियन में खरीदेंगे और 1 बिलियन हम यहाँ पर यूनाइटेड में लगाएंगे। ग्लेजर्स कहेंगे भाई, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो तू 6 बिलियन दे दे और फिर तू चाहे इसमें 60 बिलियन लगा दे, 100 बिलियन लगा दे, मेरा इससे क्लब से कोई लेना देना नहीं है। और यही दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो जो सर जिम रैटक्लिफ का जो ऑफर है, जो वैल्यूएशन है कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कितना पैसा दे रहे हैं पर्टिकुलरली ग्लेजर्स को, वो हमेशा से शायद से यहां पर कतर की बिड से ज्यादा था। और ये अब एक दिक्कत की बात इसलिए है क्योंकि जहां हम जैसे तुम जैसे लोग ना, जहां इस चीज पे ज्यादा कर रहे हैं कि हाँ यार, यूनाइटेड क्लब में इतना पैसा आएगा, वो इतना करेंगे, ग्लेजर्स को इससे कोई मतलब नहीं है। और असल में यहां पर क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, एटलीस्ट उन्होंने कहा कि देखो ठीक है, तुम्हारे पास 69% है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, 31% पब्लिक के पास है, तो एक काम करो, मेरे को तुम 69% दे दो। अगर ग्लेजर्स कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम अपना सारा स्टेक नहीं बेचेंगे, तो सर जिम रैटक्लिफ कह रहे हैं कि 50% से थोड़ा ऊपर बेच दो, लेकिन शर्त एक ही है कि मेरे को चाहिए पूरा कंट्रोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो मेरे ही कंट्रोल में रहेगा और डिसीजन पावर भी मेरे पास ही रहेगी। वहीं कतर की बात करें तो उनको तो पूरा का पूरा ही क्लब चाहिए। और ऐसे में यहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई ग्लेजर्स को जब वैल्यूएशन ज्यादा मिल रही है, जब पैसा ज्यादा मिल रहा है,
तो भैया वो तो सर जिम रैटक्लिफ के पास ही जाएंगे, और यही एक बड़ी दिक्कत है। अब क्यों मैंने प्रोपेगेंडा की बात करी थी वो यहाँ पर इसलिए था क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप फैन कम्युनिटी फोरम्स की बात करोगे तो वो यहाँ पर इंग्लिश मीडिया को इस चीज़ के लिए ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि थर्ड बिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ ने एनडीए का हवाला देते हुए कहा कि नहीं, हम डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। सेम अगर कतर की बात करें तो उन्होंने भी इस पर, तो यहाँ पर फैंस कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम कतर को यहाँ पर प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं तुम कतर को भरवा तो नहीं रहे, कहीं ना कहीं तुम यहाँ पर बायस तो नहीं हो रहे सर जिम रैटक्लिफ के रिगार्डिंग। और इसीलिए यहाँ पर अब कंट्रोवर्सी थोड़ी ट्विस्टेड है। खैर 5-10 दिन में हमको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पर ग्लेजर्स का करना क्या चाह रहे हैं, जो कि अभी तो काफी घुमावटी लग रहा है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी लिवरपूल की। तो भाई लिवरपूल की जो मिडफील्ड है दैट इज प्रायोरिटी, ये तुमको ही पता है और हमको ही पता है। ऐसे में यहाँ पर बेलिंगम की रेस से बाहर होने के बाद उन्होंने यहाँ पर मल्टीपल टारगेट को सिलेक्ट किया है, जिसमें पहले मेसन माउंट आता है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें मैथ्यूस नूनेस की बात करें या फिर टिलेमेंस की बात करें। लेकिन अब जो लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट आई है वो है कि भैया स्पोर्टिंग के मिडफील्डर मैनुअल उगार्ते को वो लेना चाह रहे हैं। और ऐसे में भैया जो प्राइस टैग है, और वैसे मैंने जितना भी उसके बारे में पढ़ा है अच्छा ही पढ़ा है। खैर चैंपियन लीग में उसके सबसे ज़्यादा टैकल्स थे। अगर हम उसके डिफेंसिव एक्शन की बात करें, उसके प्रोग्रेसिव पासिस की बात करें, उसके खेलने के तरीके की बात करें, तो लिवरपूल के पास ऐसी प्रोफाइल का प्लेयर है नहीं। हाँ, ही कुड बी द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर फबीनियो, लेकिन वो फबीनियो से टेक्निकलिटी के मामले में थोड़ा ऊपर आता है। अब जो प्राइस टैग की बात हो रही है वो 60 मिलियन रिलीज क्लॉज की हो रही है, क्योंकि स्पोर्टिंग ने कंफर्म कर दिया कि भैया 60 मिलियन रिलीज क्लॉज चाहिए हमें, तुम रिलीज क्लॉज पे कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो भैया जयराम जी की हमें बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि बात यहां पर ऐसा आता है कि देखो जब 60 मिलियन कोई रिलीज क्लॉज की बात कर देता है ना, तो गेम ना पूरा का पूरा खरीदने वाले के उस पक्ष में आ जाता है। अब लिवरपूल को चाहिए तो कुछ नहीं करना, उसको प्लेयर के पास जाना है। उसने कहा कि देख तू आने में इंटरेस्टेड है, हम तेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। वो प्लेयर कहेगा ठीक है भाई, हमको ये कॉन्ट्रैक्ट पसंद है, उनके मुंह पर मार के आओ क्लब के कि ये ले तेरे 60 मिलियन, अब बकचोदी मत कर। खैर अब यहाँ पर लिवरपूल ये काम कर सकते हैं कि 60 मिलियन अगर उनको ज्यादा लग रहे हैं तो वो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यार रिलीज क्लॉज तो हम पे नहीं करेंगे, हम नेगोशिएट करना चाहते हैं, और ऐसे में 40 से 45 के बीच में आ जाओ। ये चीज इस पर डिपेंड करती है कि क्या कोई और क्लब भी इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी तो एस्टन विला भी इंटरेस्टेड है, अभी तो न्यूकासल भी इंटरेस्टेड है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर लिवरपूल का जो एज है और जो पावर है वो ज्यादा ही होगी। खैर इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी यहाँ पर अल नसर की, तो भैया सर्जियो रामोस की, जो कि लग रहा था कि भैया अल नसर ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा अब, क्योंकि भैया पीएसजी में यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टरी के अंडर कुछ ही प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, और सर्जियो रामोस उसमें से एक है। ऐसे में यहाँ पर पीएसजी के हायरार्की ने ये डिसीजन लिया है कि सर्जियो रामोस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन अर्न किया है, जो कि अभी तक तो पॉसिबल भी नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ये चीज कंफर्म होती हुई दिख रही है कि सर्जियो रामोस शायद से पीएसजी में 1 साल रुकने वाले हैं। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि जो अल नसर या फिर किसी भी सऊदी क्लब का ऑफर होगा ना, वो पैसों के मामले में कितनी जल्दी टेबल पे आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने हमेशा से यार इन ऑफर्स के रिगार्डिंग ये चीज कहा है कि ये ऑफर्स ऐसे हैं कि ये अगली साल भी आ जाएंगे, ये अगली से अगली साल भी आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्जियो रामोस ने इस साल मना कर दिया तो अगली साल ये कह देंगे नहीं। हाँ, पैसों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये ऑफर तो हमेशा टेबल पे रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ऐसे ऑफर्स में, ऐसी डील्स में प्लेयर्स को इनकी जरूरत नहीं है, बल्कि इनको प्लेयर्स की जरूरत है, और इसलिए वो पैसा भी देके मारते हैं। खैर इसी के साथ यहाँ पर बात करें अगर पोचेटिनो की, तो तुम्हें तो काफी लोग ये चीज सोच रहे होंगे भाई चेल्सी में अभी तो हल्ला कट रहा था, नागल्समैन, लुइस एनरिक, पोचेटिनो और पता नहीं कितने तमाम ऐसे मैनेजर्स थे, अब एकदम से शांति हो गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रैंक लैम्पार्ड से खुश हैं? नहीं, इसका मतलब ये है कि अभी हाल ही में यहाँ पर पॉडकास्ट में फेब्रिज़ियो रोमेनो ने इस चीज कंफर्म करा कि भैया जो भी सोर्सेज है ना मेरे, उन्होंने कॉन्फिडेंटली ये कहा है कि पोचेटिनो ही चेल्सी का मैनेजर बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मतलब 95% कंफर्म है कि ही विल बी द मैनेजर ऑफ चेल्सी। अब यहाँ पर अभी तक भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसलिए नहीं आई है क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल डिटेल्स है कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो अभी भी फंस रहे हैं, और ऐसे में यहाँ पर चेल्सी आने वाले टाइम में पोचेटिनो को मैनेजर डिस्क्लोज कर ही देगी, और इसमें कोई यूटर्न वाली बात है ही नहीं। अब ना ही लुइस एनरिके है, ना ही नागल्समैन है, ना कोई और मैनेजर है, सिर्फ और सिर्फ पोचेटिनो है। अब इसमें काफी लोग बटे हुए भी हैं कि उसको लैम्पार्ड को रिप्लेस करके अभी से ही आ जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई जजमेंट वाली बात तो है नहीं। अब पोचेटिनो आएगा तो और समझ जाएगा, लेकिन काफी लोग मानते हैं कि नहीं, अभी नेगेटिव एटमॉस्फेयर से हटके भाई तू समर में आई हो, क्योंकि अभी इसमें अभी गोबर में फायदा ही नहीं है कोई। अभी इतना गंदा माहौल हो रखा है चेल्सी के ड्रेसिंग रूम में या चेल्सी की पिच परफॉर्मेंस में कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता इस समय। तो अगर जिडान की बात करें, इवन सर एलेक्स फर्गसन, पेप गार्डियोला की बात करें, तो वो भी हाय तौबा कर देंगे इन्हें देख के। खैर इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी बायर्न म्यूनिख की,
तो भैया बायर्न म्यूनिख में अभी तुमको पता है यान सोमर वो लेके आए थे, क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो में शायद हाँ विंटर में ही उनको नॉयर को इंजरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद अब सीन ये बन रहा है कि भैया, क्योंकि ऑफकोर्स नागल्समैन और नॉयर की नहीं बनी थी, लेकिन टुकल और नॉयर की तो अच्छी खासी बन रही है, और वापस से उसको जो ड्रेसिंग रूम लीडरशिप का रोल है भाई वो भी देने वाले हैं। तो भैया बायर्न यहाँ पर पहली चीज तो यान सोमर को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रही है उसकी परफॉर्मेंस को लेके, और बोर्ड में ऑलरेडी उनके डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन नॉयर भैया वापसी आ रहा है, नॉयर आ रहा है वापसी, और उसको अपनी स्टार्टिंग स्पॉट मिलने वाला है नेक्स्ट सीजन। और ऐसे में यहाँ पर यान सोमर को सेल कर सकती है बायर्न म्यूनिख। दोनों में कोई इतने यंग तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर नोबल की बात करें जाने की, जो ऑल्टरनेटिव गोलकीपर है वो भी दूसरा क्लब ढूंढ रहा है। ऐसे में भैया ये तो सेल होगा और ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ अगर बात करें अब थोड़ी सी यूवेंटस की, तो भैया यूवेंटस और बार्सिलोना के बीच में एक लिंक और डील आई है, वो है केसी और जकारिया को लेके। अब देखो यूवेंटस ने ग्लैडबैक से जकारिया को खरीदा था, लेकिन उसको कभी यूज नहीं कर पाए। फिर उन्होंने उसी प्लेयर को चेल्सी को दे दिया, वहां पर पार्ट टाइम से ज्यादा बना नहीं। लेकिन एक सिमिलर सी स्टोरी बनती हुई दिख रही है फ्रैंक केसी की, जो कि एसी मिलान में अनडिस्प्यूटेड था, एक काफी रेप्यूटेड प्लेयर था, लेकिन बारसा में आके कहीं ना कहीं स्क्वाड रोटेशन प्लेयर पे उसको सेटल होना पड़ा। और इसमें कोई बारसा की भी गलती नहीं है, क्योंकि जहां पर पेड्री, गावी, सर्जियो बुस्केट्स जैसे प्लेयर है, फ्रैंकी डियोंग जैसे प्लेयर्स हैं, आप केसी को कैसे आप कहोगे कि भैया तू सारे गेम खेल। और यहीं पर ही ये एक स्वैप डील हो सकती है। अब अगेन इस स्वैप डील में जो प्रोज हैं वो अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूवेंटस को कैसी ऐसे प्लेयर की जरूरत है, और कैसी ने इटालियन फुटबॉल को खेला है। कौन सी है कि भैया जकारिया अगर जाएगा तो जकारिया को, जो कि ऑफकोर्स चेल्सी में उसने अपना एक्सपीरियंस देख लिया, उसने यूवेंटस में अपना एक्सपीरियंस देख लिया, लेकिन अगर वो बारसा में जा रहा है तो यस बारसा की जर्सी पहनना सबका सपना है, लेकिन भैया उसको स्क्वाड रोटेशन प्लेयर पे ओके रहना पड़ेगा। ठीक है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी चीज और है, वो है एलिग्री आउट को लेके। एलिग्री की यूवेंटस, मैं अभी तारीफ कर रहा था कि यार बढ़िया काम कर दिया, और उसके बाद अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करो तो वापस से यूवेंटस में एलिग्री आउट के नारे तो लगने लगे हैं। और ऐसे में भैया यूवेंटस अब अंदर ही अंदर, अब आप इसको रिपोर्ट कह लो, रूमर कह लो, या फिर आप इसको अफवाह कह लो या सच कह लो, लेकिन बात तो यही है कि अफवाह अगर बहती हवा की बात करें तो भैया यूवेंटस अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी निकालने लग गई है। हाँ, जिसमें जिडान का नाम भी है, जिसमें बाकी यूवेंटस के लेजेंड्स का नाम भी है, और शायद से उसमें मॉरिजियो सारी का नाम भी हो सकता है। खैर, अगर बात करें अब ला लीगा के दो बड़े मैचेस की, दो बड़ी टीम के मैचेस की, देखो पर्टिकुलरली बारसा और रियल बेटिस वाला मैच तो बड़ा था और अच्छा भी था, लेकिन जिस तरीके से बारसा ने खोल खाल के रख दिया, दैट वाज अमेजिंग। देखो बारसा के लिए इस मैच में कॉन्स के तौर पे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस थी, लेकिन कुछ प्रोज हैं अटैकिंग वाइज। देखो सबसे पहले तो भाई लेवेंडोव्स्की को जरूरत है, लेवेंडोव्स्की को गोल्स की जरूरत है, क्योंकि मैं वैसे भी सोच रहा हूँ कि लेवेंडोव्स्की के अभी पहले सीजन पे समरी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ कि परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अराइज हो, और ऐसे में लेवेंडोव्स्की गोल स्कोर कर रहा है, जो कि उसके लिए अच्छी चीज है। मोर सो तब जब बेंजेमा पीछे से भैया क्या कुत्ते की तरह भाग के आ रहा है वो। देखो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि रफीनिया को अगर आप एक अच्छा सपोर्ट दे दो, जो कि कल के मैच में यूल्स कुंडे दे रहा था, तो भैया उसकी बॉल डिलीवरी, ऑफ कोर्स उसको आप टाइम दे दो। लेफ्ट फुट तो वो इतना बेहतरीन खेलता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। उसकी फाइनल डिसीजन थोड़ी हग्गू है, उसका फाइनल बॉक्स में जो उसका कंपोजर है वो भी थोड़ा हग्गू है, लेकिन एट टाइम्स अगर उसकी फिनिशिंग की बात करें एब्सोल्युटली अमेजिंग, अगर हम उसके थ्रेटनिंग रन्स की बात करें एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन भैया फ्रैंकी डियोंग और सर्जी बुस्केट्स की पार्टनरशिप भी बॉस करती है, और उसमें आप पेड्री और गावी को भी डाल दो, अनटचेबल मिडफील्ड। भाई ये 4-मैन मिडफील्ड पता नहीं कब तक चलेगा जावी का, लेकिन जब भी चल रहा है ये परफॉर्म अच्छा जरूरी पता है इसलिए भी क्योंकि बारसा के जब 1-0 1-0 2-1 1-0 1-0 चल रहे हैं, उसमें 4-0 बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वाड के मोराल को बढ़ाने के लिए। यस सीजन एंड होने वाला है, यस ज्यादा कुछ नहीं है खेलने के लिए, लेकिन भाई यू हैव वन द टाइटल ऑफ ला लीगा। भाई तुमने अच्छे खासे मार्जिन से रियल मैड्रिड को हराया, तो यू शुड हैव। और आने वाले सीजन में भाई ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी वापस आने वाला है, तो इस टीम का मोराल एट एनी टाइम डाउन तो होना ही नहीं चाहिए। ओवरऑल यूल्स कुंडे की परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी, और भाई 15 साल का यमाल भी यहाँ पर आ गया है एटलीस्ट 10 मिनट में, मेरे को तो काफी। भाई 15 साल का, भाई मैं भी खेलता था फुटबॉल, ऐसी बात नहीं है, वो अलग बात है, मैं छत पे खेलता हूँ, वो बार्सिलोना में खेल रहा है, तो लेवल्स यू नो। खैर इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड की बात करें, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि एक ऐसा गेम
जहां पर सामने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां पर सामने वाले से डरने की जरूरत नहीं, साले फिर भी हम 2 गोल कंसीड कैसे कर जाते हैं, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। अब खैर इस पे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है कि एंसेलोटी ने ये चीज तो मानी है कि हाँ देखो हम डिफेंसिवली बहुत खराब है और हम लोग पिछले 2 मैचेस में 6 गोल कंसीड कर गए, जो कि बहुत कंसर्निंग बात है। बट द लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म, भाई वो ये चीज कह रहा है कि नहीं हम आने वाले गेम्स में कंसीड नहीं करेंगे, ये गारंटी दे रहा हूं। आई होप कि वो चीज सच बोल रहा है, लेकिन जब मैच परफॉर्मेंस में देखता हूं तो कैसे हो सकता है। ठीक है, ओसासुना के अगेंस्ट अगर कोपा देल रे की बात करें, ओके हो सकता है फाइनल में हम रियल मैड्रिड बहुत बढ़िया ताबड़तोड़ खेल दे, उसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन भाई मैनचेस्टर सिटी के सामने तुम इस डिफेंस पोजीशन के सामने कैसे रखोगे। अब देखो ऑफेंसिवली ये गेम बहुत बेहतरीन था, लाइक बेंजेमा ने हैट्रिक मार दी, ला लीगा टॉप स्कोरर की लिस्ट में आ गया। विनीसियस जूनियर सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन में 20 गोल 22 असिस्ट या 22 गोल 20 असिस्ट ऐसी कुछ था। रॉड्रिगो अगेन व्हाट अ स्क्रीमर गोल मारा है। सबायोस ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस पुट करी है। यहाँ पर अगर हम लुकास वास्केस की बात करें तो बेस्ट प्लेयर था अगर प्रोग्रेसिव पासेस की बात करें, लेकिन उसके अटैक करने के चक्कर में जो पीछे स्पेस है उसको कौन बताएगा, उसको कौन कवर करेगा। और ऐसे में ये चीज मैनचेस्टर सिटी कैसे मैनचेस्टर लाट पकड़ी होगी देख के। तो मेरे को लगता है कि भैया आपका जो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बेकार है, और जो स्ट्रैटेजी के आप साथ जा रहे हो ना वो ये है कि आप हमेशा सामने वाले से ज्यादा एक गोल स्कोर करने वाले हो, इस स्ट्रैटेजी से जा रहे हो, जो कि रिस्की है भाई, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट रिस्की है। क्योंकि सिटी से अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं सीखा इस सीजन नया विद हालैंड एंड दिस ये जो 5 6 62 63 सेंटर बैक खिला रहा है पेप गार्डियोला, वो ये है कि वो अडेप्टिव फुटबॉल खेलने के लिए माहिर है। उनको पता है कि अपना टेम्पो कब डाउन करना है और कब बढ़ाना है। बाकी ओवरऑल दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट